तो बच्चों ये हम जीसीई जो ओ लेवल्स का पेपर था जुलाई 2021 सीरीज वाला, उसका पार्ट 2 के साथ आपकी ये हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसने क्वेश्चन नंबर 21 में 20th तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था। 21st में कहता है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस as temperature decreases because at a lower temperature। देखिए, तो ये हमें पता है कि स्पीड ऑफ अ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो, बिकॉज एट अ लोअर टेम्परेचर वो कहता है नंबर 1 a lower proportion of molecules have energy that exceeds the activation energy। देखिए, इसी तरह की ना बात बिल्कुल हमने उनका मेजून का डिस्कस किया, उसमें भी यही बातें थी। तो जीसीई वाले भी आईजीसीएसई के वो पेपर्स की वीडियोस एक बार देख जरूर लें, क्योंकि उसमें पूरा कोर्स एक तरह से थॉरली मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो आपको हेल्प भी मिलेगी। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा दफ़ा नए होंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, प्रैक्टिस अपनी ज़रा इस तरह रखें। अच्छा, आप कहते हैं कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो ये कहते हैं क्यों करता है, बिकॉज एट अ लोअर टेम्परेचर a lower proportion of molecules have energy that exceed the activation energy। तो ये बात सही है कि लोअर थोड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब टेम्परेचर लो होता है ना, इतनी एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट्स में तब्दील हो। तो ये बात जहन में रख, लो होता जाएगा, इसका मतलब है कि उतने ही थोड़े मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास इनफ एनर्जी होगी टू एक्सीड द एक्टिवेशन एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो ये बात तो सही है कि लोअर टेम्परेचर पे लोअर प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी बात कहता है कि बिकॉज एट अ लोअर टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट, यानी जब टेम्परेचर लो होता जाएगा तो मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट होते जाएंगे, तो ये तो गलत बात है। जब टेम्परेचर लो होता है तो पार्टिकल्स तो करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। तीसरे में कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इज लेस। तो लोअर टेम्परेचर होगा तो जाहिर है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स इज लेस का मतलब है कि लेस इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकंड होंगे। तो ये बात तो ठीक है। तो 1 और 3 वाली बात दुरुस्त है। तो 1 और 3 ओनली जो है वो सिर्फ इस ऑप्शन बी में हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा 21 का ऑप्शन बी आंसर है। इफ यू गो एंड लुक बैक, तो ये 21 का बी ही आपका आंसर बनता है। ठीक है जी, तो 21 का बी आपके पास आंसर बनता है। अच्छा बच्चों, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ मेटल कार्बोनेट एंड डाइल्यूट एसिड इज फॉलोड by measuring the volume of carbon dioxide produced and plotting this against time। देखिए, आप सबको पता है कि जब भी किसी मेटल कार्बोनेट को आप किसी एसिड में डालते हो तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इसमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ इसने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। तो वो कहता है कि द लाइन लेबल्ड एक्स शोज द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग 50 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्सेस मेटल कार्बोनेट। अच्छा देखिए, अब अगर मेटल कार्बोनेट एक्सेस में है तो इसका मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, अगर ये देखें ना, मेटल कार्बोनेट एक्सेस में है तो इसका मतलब है मेटल कार्बोनेट फुली कंज्यूम नहीं हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये फुली कंज्यूम हुआ होगा। ये बात वैसे जरा ध्यान में रखिए। अच्छा, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम 50 है और कॉन्सेंट्रेशन आप सब जानते हो कि देखिए दिस इज इट्स वॉल्यूम
and this is its concentration. अब आपको पता है कि बच्चों स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और कैटलिस्ट पर। याद है? अब वो कहता है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस एंड लाइन y and z। कहता है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस and lines y and z are drawn to show the volumes of carbon dioxide produced against time। देखिए उसने जो हमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था लाइन लेबल्ड x की, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि देखिए ये जो x वाला था, ये जो लाइन उसने बनाई हुई है ये वाली, ये जो x वाली कर्व सी इस तरह से बनाई हुई है उसने, ये x वाली कर्व वो कहता है कि इसमें आपको 50 cm3, ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने 50 cm3 और 1.0 मोल पर dm³ वाला, उसने 50 cm³ और 1 मोल पर dm³ वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल थोड़े से बस आप समझ के करेंगे तो सही हो जाएगा, बट एग्जाम में रुकना नहीं है किसी क्वेश्चन पे। अगर आपको लगे इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है तो यू शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सवाल ग्राफिकल वाले सेकंड राउंड के लिए कर लें। तो टिप ये है कि किसी जगह रुकना नहीं, करते जाइए फ्लो में। पहले राउंड में बंदे से 25-30 MCQs आराम से हो जाते हैं, और ए ग्रेड के लिए इतने ही 26 एंड अबव 27 से ए ग्रेड स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड राउंड पर जो आपको लगे कि थोड़ा सा सोचने वाला था वो करते जाएं, और वो बबल शीट बेस्ट है, साथ साथ आप शीट करते रहें। फिर वो कहता है कि जी अब देखिए ये एक्स वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ से ये यूं जा रहा है, और इस एक्स वाले एक्सपेरिमेंट में कहता है उसने वॉल्यूम 50 cm³ लिया था और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर dm³ ये ली थी। तो वो कहता है कि द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस and lines y and z are drawn to show the volume of carbon dioxide produced against time। तो वो कहता है कि the experiment is repeated using different conditions and lines y and z are drawn to show the volumes of carbon dioxide produced against time। आपने ये देखना है कि which row shows the conditions that could give the lines y and z। कहता है कौन सी रो shows the conditions that could give lines y and z। तो आप ये देखिए कि ये जो y है ये आपके पास यूं आ रहा है, और z जो है वो आपके पास ऐसे करके यूं आ रहा है। अच्छा एक बात जहन में रखिए कि x वाले ग्राफ का, अच्छा वो जो आपको बताया गया था कि इस ग्राफ का वॉल्यूम ऑफ दिस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको हमेशा याद रखिए स्पीड ऑफ रिएक्शन दिया करेगा। ठीक है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो गौर कीजिए कि अगर इसका ग्रेडियंट आपको स्पीड ऑफ रिएक्शन बता रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि गौर से देखिएगा कि इसका ग्रेडियंट सी, इस ग्राफ का ग्रेडियंट तो कुछ ऐसे जा रहा है, बट इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो क्या होगा, वो इससे थोड़ा ज्यादा है। सी इस ग्राफ का ग्रेडियंट, इस ग्राफ का ग्रेडियंट थोड़ा ज्यादा है y का, और फिर z का उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले y वाले का देखिए कि y का x का जो ग्रेडियंट है देखिए यूं जा रहा है, और y का ग्रेडियंट थोड़ा स्टीप है। तो इसका मतलब है y का रिएक्शन जो है वो ये इसका स्पीडी यानी ग्रेटर स्पीड देन x है। मैं जरा इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो चलूंगा कि इसकी ग्रेटर स्पीड है देन x। तो ग्रेटर स्पीड देन x है अगर इसकी, क्योंकि इसका ग्रेडियंट ज्यादा। तो देखिए और से अगर आप चेक करो तो ये आपके पास y की जो स्पीड है ग्रेडियंट वो x के ग्रेडियंट से थोड़ा स्टीपर है। तो इसका मतलब है कि y का रिएक्शन थोड़ा तेज होगा, y की ग्रेटर स्पीड है देन x। अच्छा अब अगर ऐसा है तो कब एक रिएक्शन की स्पीड जो है वो ग्रेटर होती है, तो आपने ये देखना है कि देखिए एट द सेम टेम्परेचर। अब देखो इसमें आप सुनो कंडीशंस फॉर y, इसका कितना इजी और क्विक तरीका। अगर टेम्परेचर सेम होता y वाले रिएक्शन में भी x की तरह टेम्परेचर सेम होता, तो फिर तो इसका ग्रेडियंट भी
सेम होना चाहिए था ना, फिर तो इसका ग्रेडियंट बिल्कुल इस x के ऊपर ऊपर छपते हुए फिर इधर से ऐसे होता, बट इसका तो ग्रेडियंट देख रहे हो स्टीपर है, तो इसका मतलब है कि सेम टेम्परेचर वाली बात तो फिर नहीं हो सकती, ये तो ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। इस तरह शॉर्टकट में देखना। फिर चेक कीजिए, कहता है कि एट द सेम टेम्परेचर बट विद अ कैटलिस्ट। हाँ, ये हो सकता है कि सेम टेम्परेचर हो लेकिन कैटलिस्ट डले, तो आपको पता है ना स्पीड ऑफ रिएक्शन फिर भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि या तो फिलहाल मैं बी पे सोच सकता हूँ, बट चेक करते हैं आगे। फिर कहता है 50 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब लिया है लेकिन लोअर टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर लोअर होता तो फिर तो इस y वाले का ग्राफ ऐसा होना चाहिए था ना, और लेस स्टीप होती स्लोप उसकी y वाली की, बट वो तो y की तो स्टीप स्लोप है, तो y की स्पीड ग्रेटर है देन x, तो इसका मतलब है लोअर टेम्परेचर वाला काम तो नहीं हो सकता, तो सी वाले को तो बिल्कुल ही काट देते हैं। डी में कहता है कि जी वही 50 cm क्यूब ऑफ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट एट अ हायर टेम्परेचर। तो y के लिए ठीक है, हायर टेम्परेचर से स्पीड उसकी तेज होने का चांस है, तो या तो ये ऑप्शन बी है या डी। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं कि कंडीशंस फॉर जी क्या है। देखिए ए और सी तो वैसे ही कटे हुए हैं, तो या तो बी को चेक करना है या डी वाले को। अब बी का सेकंड पोर्शन क्या है स्टेटमेंट का? बी का सेकंड पोर्शन है जिसमें वो कहता है कि आपने कंडीशंस फॉर जेड। अच्छा, अब जेड को गौर करो, जेड आप देख रहे हो कि इसका तो इवन स्टीपर देन वाई है, तो जेड का रिएक्शन जो है ये सबसे फास्टेस्ट है इन तीनों में, फास्टेस्ट स्पीड है इसकी, तो इसका मतलब है कि देखिए इसमें 12.5 cm क्यूब और 4 मोल पर डीएम क्यूब HCl है, बट एट द सेम टेम्परेचर। अब गौर करो एक्स में, देखिए कॉन्सेंट्रेशन एक्स वाले रिएक्शन की थी 1 मोल पर डीएम क्यूब, तो एक तो इधर देखिए इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो रिएक्शन की जो स्लोप है, स्पीड है, तेज होती है, तो इसका मतलब है स्पीड तेज होगी तो ग्रेडियंट ज्यादा होगा। तो ये तो मुझे जवाब कुछ मिल रहा है इधर। और इस डी ऑप्शन को जिसको हमने कंसिडर किया था, इसमें वो कह रहा था कि हमने सेम टेम्परेचर लिया। अच्छा, और कॉन्सेंट्रेशन भी देखो उसी 50 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब, जेड में भी अगर वही है तो फिर तो इसका ग्राफ एक्स जैसा ही ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्स से ज्यादा स्टीप स्लोप है, तो इसका मतलब ये तेज रिएक्शन है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम तो नहीं हो सकती उस जैसी। जाहिर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, 4 मोल पर डीएम क्यूब, एक्स की निस्बत ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हमें इस बी और डी में से फिर ये जो बी ऑप्शन है, ये दोनों बातें करेक्ट है कि देखिए आपका सेम टेम्परेचर था वाई वाले रिएक्शन में बट विद अ कैटलिस्ट था, ठीक है। और दूसरा देखिए उसमें 50 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब था, तो जब जाहिर है इससे मोल्स निकालेंगे तो इस रिएक्शन में जितने मोल्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुई है तो मोल्स भी हाफ हुए होंगे। और फिर एक्स के केस में जितना प्रोडक्ट बनता था, देखिए वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाई में वॉल्यूम हाफ बनेगा क्योंकि मोल्स हाफ हो गए। तो इस तरह आप चेक करके बी ऑप्शन को फाइनली करेक्ट कंसिडर कर सकते थे। तो 22 वाला सवाल है आपका ये, और 22 का बी ऑप्शन होना चाहिए। तो इफ यू लुक बैक, तो 22 का कंफर्म बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सवाल थोड़े से बस इस तरह आपने चेक करना। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है इन विच इक्वेशन इज द अंडरलाइंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। याद रखिए अंडरलाइंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो चलो बाकी पे हम टाइम नहीं जाया करेंगे। एल्यूमिनियम इधर अकेला है, इसका 0 होगा, और इधर ये Al2O3 है, तो एल्यूमिनियम का 3 प्लस है और ऑक्सीजन का 2 माइनस। जरा चेक कीजिए बच्चों के एल्यूमिनियम 0 से 3 प्लस हो रहा है। अच्छा, आप इसको ना क्विकली ऑयल रिग से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, या वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज से भी। ये दो टेक्निकें इसकी होती है ना, कि इस तरह हमने जो देखा था। अब देखिए एल्यूमिनियम 0 से 3 प्लस हो रहा है। 0 से 3 प्लस होने का मतलब है कि ये 3 प्लस तभी होती है ना चीज के एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो जब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है ये अंडरलाइंड एल्यूमिनियम जो है, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, यानी इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और उसने यही पूछा था ना ऑक्सीडाइज्ड कौन, तो जवाब तो कंफर्म मिल गया ए।
लेकिन हम इसको बाकी फिर भी चेक कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये था कि 0 से चार्ज 3+ होना इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन है तो फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये ईदर वे एल्यूमिनियम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो 23 का ए ऑप्शन इस केस में आपका जवाब ये बन सकता है। ठीक है, बाकी भी आप चेक कर लीजिए कि देखिए मैंगनीज, अब इधर भी ये देखिए मैंगनीज इधर भी जो है आपको इसका चार्ज निकाल के आप देख लो कि MnO2 जो है, वैसे ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें जवाब अगर हमें मिल गया तो बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। तो 23 का ए ऑप्शन इसमें कंफर्म ठीक होगा, बिकॉज उसी 23 का ए ही है। तो ऐसे सवाल में फिर आप बेशक ज्यादा टाइम मत वेस्ट करें जब आपको कंफर्म पता है कि इसका ये सही है, शर्ते के पहले आपने वो ठीक निकाला। और बाकी भी आप चेक कर लीजिएगा तो उसमें यही करेक्ट आंसर यही निकलेगा। 24th क्वेश्चन में देखिए कहता है कि अ कंपाउंड एक सेकंड सॉरी कहता है कि अ कंपाउंड decolorizes acidified potassium manganate 7। कहता है कंपाउंड है वो डीकलराइज करता है एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। व्हाट कुड दिस कंपाउंड बी? ठीक है, कहता है व्हाट कुड दिस कंपाउंड बी? नंबर 1 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, आयरन 2 क्लोराइड FeCl2 और एथेनॉल C2H5। कहता है कंपाउंड है वो डीकलराइज करता है एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। अच्छा, आपको पता है पोटेशियम मैंगनेट 7 का अपना कलर पर्पल है, और डीकलराइज का मतलब है कि ये पर्पल टू कलरलेस हो जाए। अब आपको पता है ना कि पोटेशियम मैंगनेट 7 जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है रिएक्शंस में। तो इसका डीकलराइज होने का मतलब है कि पर्पल टू कलरलेस ये होता जा रहा है। कोई कंपाउंड है जो इसको डीकलराइज कर रहा है, यानी पर्पल टू कलरलेस कर रहा है, तो वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? देखिए बच्चों, आपने एक चीज इसमें याद रखनी है कि आपने ये देखा था कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये तो देखिए मैग्नीशियम का एक ही टाइप का चार्ज है Mg2+, तो ये तो ऑक्सीडाइज मजीद नहीं होगा इनटू समथिंग एल्स। तो मैग्नीशियम क्लोराइड चूंकि एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये तो मजीद वो नहीं होता, तो ये तो ऑक्सीडाइज वगैरह कुछ नहीं होगा, तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन आयरन 2 क्लोराइड आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये जो आयरन 2 क्लोराइड है FeCl2 में अगर आप ये पोटेशियम पर मैंगनेट डालेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होकर FeCl3 ये बन जाता है। तो ये आप एक छोटा सा नोट के तौर पे जहन में रख लें ये बात कि आयरन 2 क्लोराइड जो है ये 2+ से 3+ बन जाएगा, तो यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज होके पर्पल टू कलरलेस कर देगा। तो कभी आयरन 2 क्लोराइड अगर आप देखें तो इट विल डीकलराइज, यानी आयरन 2 जब बात करें ना, याद रखना कि पोटेशियम पर मैंगनेट को आयरन 2 जो है ये डीकलराइज कर सकता है। तो ये एज अ फैक्ट जहन में रखिएगा बात। और दूसरी चीज कि ये एथेनॉल जो, याद है जब हम एथेनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कनॉल्स करते थे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कनॉल्स के रिएक्शन में, रिमेंबर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कनॉल्स के केस में एल्कनॉल्स यानी एथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर प्रोड्यूस करता था एथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम मैंगनेट 7 जो कि पर्पल टू कलरलेस हो जाता था। तो ये 2 और 3 वाला बिल्कुल सही है। ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं हु कैन डीकलराइज एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7। 24th क्वेश्चन का सी ऑप्शन होना चाहिए। इफ यू चेक बैक तो जरा देखते हैं 24th का बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका आंसर क्यों बनता है।
25th क्वेश्चन में देखिए कहता है कि इफ अ सैंपल ऑफ अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन, कहता है इफ अ सैंपल ऑफ अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन, टू गैसेस एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड। कहता है गैस एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब देखिए सवाल कहता है इफ अ सैंपल ऑफ अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन, टू गैसेस एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड। गैस एक्स कहता है रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, गैस वाई इज अनरिएक्टिव। अच्छा, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अब सवाल ये था कि देखिए हमें ये देखना है सबसे पहले कि ये रिएक्शन हो क्या रहा है कि इफ अ सैंपल ऑफ अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड आयरन। तो देखिए अगर आप अमोनिया को हीटेड आयरन के ऊपर पास करें तो वो कहता है दो गैसेस बनती हैं। एक है जो, अब ये वही बेसिकली हेबर प्रोसेस का एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, हेबर प्रोसेस। तो आपको ये बात तो पता है कि ये अमोनिया फॉर्म करता है, तो जब अमोनिया को वापस हम अगर फर्ज करो रिवर्स करें, और इसमें कैटलिस्ट भी आयरन होता है, जाहिर है, ठीक है। तो जब आप अमोनिया को वापस आयरन पे से गुजारेंगे, देखिए आप अगर IGCSE वाले मैंने जो पेपर्स अपलोड किए हुए हैं अभी ईयरलीज के MCQs, आप उनको अगर देखें ना तो आपको बहुत मैचिंग दिखेगी चीज़ों की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बेसिकली आपका कंटेंट रिवाइज हो रहा है। तो लाजमन प्लीज जरा फास्ट ट्रैक पे लगा के एक हाफ एन आवर के अंदर ही वो पूरा पर्चा आपका उसमें आप लोग एक दफा सुन लिया करो कि बातें आपको जरा रिफ्रेश हो। मैं हर सवाल के थ्रू GCO या IG को पूरी पूरी कोर्स रिविजन जो जो चीज़ों की इसमें आती जा रही है वो देता जा रहा है। तो मकसद उसका अगेन यही है ताकि क्वेश्चन नए हैं आपको जहन में चीज़ें रहें। अब देखिए यहाँ से जब अमोनिया वापस रिवर्स होगा तो देखिए वही बात है ना, अमोनिया आयरन के ऊपर से गुजार रहा है तो ये दो गैसेस बन रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब वो कहता है गैस एक्स जो है वो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि जाहिर है गैस एक्स फिर यकीनन ये हाइड्रोजन, गैस एक्स हाइड्रोजन है क्योंकि ऑक्सीजन से यही रिएक्ट कर सकती है। और कहता है कि गैस वाई जो है दैट इज अनरिएक्टिव। तो यकीनन वाई नाइट्रोजन थी, क्योंकि नाइट्रोजन में याद है एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और हमने पढ़ा था कि नॉर्मल कंडीशंस में ये अनरिएक्टिव है। इसको रिएक्ट कराने के लिए आपको स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेंगी। और ये जो गैस एक्स है हाइड्रोजन, जाहिर बात है ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O ही बनाएगी, स्टीम बनाएगी। तो वो कहता है कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब आप पहले पहचान लो ना कि गैस एक्स हाइड्रोजन है और गैस वाई नाइट्रोजन। गैस एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि गैस एक्स हाइड्रोजन है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये वाटर बनेगा। एक्चुअली स्टीम बनता है, लेकिन हम इसको फिलहाल अंडर डाउट डाल देते हैं कि शायद कोई अगली बात ठीक हो तो फिर वाटर का केस थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, वरना अब तक ये बात दुरुस्त है। अच्छा, आगे कहता है गैस वाई इज अ कंपाउंड। गैस वाई तो नाइट्रोजन है, वो कंपाउंड तो नहीं है, एक डायटोमिक एलिमेंट है। तो ये तो बात गलत होगी। फिर देखते हैं सी वाली में, कहता है द फॉर्मेशन ऑफ द टू गैसेस फ्रॉम अमोनिया कैन नॉट बी रिवर्स्ड। व्हाई नॉट? ये तो है ही रिवर्सिबल रिएक्शन, तो सी वाली बात गलत है। डी में कहते हैं देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्स। देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्स। गैस एक्स के अंदर गैस एक्स इज हाइड्रोजन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, गैस एक्स में तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो अब हम कह सकते हैं कि ए वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो 25th का आपका ए ऑप्शन आंसर बनता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए, कहता है द इक्वेशन शोज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड यूजिंग अ कैटलिस्ट। The equation shows the reaction for the formation of sulfur trioxide using a catalyst. तो देखिए वो कहता है कि इक्वेशन शो कर रहा है आपको the equation shows the reaction for the formation of sulfur trioxide। तो ये वही वाला याद है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन नंबर 2 है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो खैर रिवर्सिबल का उसने जिक्र किया हुआ है, तो वो कहता है व्हिच चेंज इन द रिएक्शन कंडीशंस वुड प्रोड्यूस मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड।
अब आपने मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड करना है, लेकिन एक बात गौर से देखो, आपको याद है मैंने क्या कहा था कि इस रिएक्शन के साथ ये जो डेल्टा एच दिया हुआ, माइनस डेल्टा एच दिया हुआ है, तो ये जो डेल्टा एच गिवन होता है, याद है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए गिवन होता है। इसका मतलब है कि अगर इसका डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो है। सी, ये रिएक्शन आप इधर लिख लो ऐसे करके कि ये फॉरवर्ड में एक्सो है, और बैकवर्ड में ये रिएक्शन यकीनन एंडोथर्मिक। यानी एक्सोथर्मिक याद है लो टेम्परेचर से फेवर होते हैं, टेम्परेचर लो करने से एक्सो वाली डायरेक्शन स्पीड अप हो जाती है, और टेम्परेचर हाई करने से एंडो वाली डायरेक्शन स्पीड अप हो जाएगी। तो ये वैसे मैं अपने लिए जरा डेल्टा एच को देखकर बातें लिख रहा हूँ। तो अब जरा सवाल गौर से देखिएगा, वो कहता है कि which change in the reaction conditions would produce more sulfur trioxide। तो आपने मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करनी है। तो सवाल है कि which change in the reaction conditions would produce more sulfur trioxide। तो गौर कीजिएगा कि मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी। एडिंग मोर कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट का इजाफा करने से या कमी करने से प्रोडक्ट की अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन की स्पीड सिर्फ तेज हो जाती है। ठीक है, तो उसने तो कहा है कि मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी ज्यादा प्रोडक्ट बनवाना है। देखो ज्यादा प्रोडक्ट बनवाना है तो इसका मतलब है कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन तेज करना पड़ेगा। तो एडिंग अ मोर कैटलिस्ट तो सिर्फ स्पीड दोनों डायरेक्शनों की तेज करता है, उसमें कोई एक साइड पे नहीं होगी। और कैटलिस्ट डालने से प्रोडक्ट की अमाउंट पे नहीं, स्पीड ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। तो ए वाली बात तो गलत है। डी में कहता है डिक्रीजिंग द प्रेशर। ऐसा देखो प्रेशर तब अफेक्ट करेगा जब सारे एक तो गैसियस हों, तो वो तो है, ये क्वालिफाई कर रहा है। बट गौर से देखिए कि इधर इस गैस के 2 मोल्स इसके हैं, सॉरी देखिए 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के और 1 मोल ऑक्सीजन का, तो टोटल 3 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। और इधर देखिए 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये टोटल 3 मोल्स है। तो मुझे पता है कि प्रेशर डिक्रीज करने से तो ये लेस मोल्स टू मोर मोल्स, देखिए ना, लेस मोल्स प्रोडक्ट साइड पे, ग्रेटर मोल्स इस तरफ हैं। तो डिक्रीजिंग द प्रेशर से, तो याद है प्रेशर बढ़ाने से मोर नंबर ऑफ मोल्स टू लेस नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता था। तो अब जब प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं आप, तो फिर तो ये लेस मोल्स टू मोर मोल्स जाएगा, तो ये तो बैकवर्ड रिएक्शन आप तेज कर देंगे। बैकवर्ड डिक्रीजिंग द प्रेशर से जब बैकवर्ड रिएक्शन तेज होगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की तो अमाउंट कम होने लग जाएगी, हमने तो बढ़ानी है। वो कह रहा है मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाओ, तो ये बी इसलिए गलत है। सी में कहता है कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखिए आपने इंक्रीजिंग द टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है टेम्परेचर हाई करने से तो यहाँ से एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन तेज होगी, और इस वक्त ये एंडोथर्मिक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब एंडोथर्मिक डायरेक्शन स्पीड अप होगी तो खुद सोचिए कि फिर तो अगेन आपका प्रोडक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड की तो तादाद कम होती जाएगी। वो कह रहा है मोर करानी, तो फिर ये सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत बात लग रही है। डी ऑप्शन में कहता है रिमूविंग सम सल्फर ट्राइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम के टाइम पे इधर और इस तरफ हमने एक वैसे अजम्पशन बनाई हुई है कि यार सपोज प्रोडक्ट्स एक जितने और रिएक्टेंट्स एक जितने। अब जब आप इक्विलिब्रियम पे आकर सल्फर ट्राइऑक्साइड रिमूव कर दोगे, तो सोचिए अगर इधर 10 पार्टिकल्स थे और इधर भी 10 थे शुरू में, तो जब आपने इसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड रिमूव कर दिया तो सपोज अब इधर 9 रह गए और इधर 10 ही है, तो फिर मोर टू लेस जाता है ना हमेशा कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम। तो अब रिएक्टेंट साइड पे पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट साइड पे कम हो जाएंगे, तो फिर रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पीड अप हो जाएगी, और खुद सोचिए कि फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होना ज्यादा हो जाएगा। तो ये उस पूरे चैप्टर की देखिए एक तरह से उसने एक समरी सी यूं लगा ली। 26 का डी ऑप्शन, इस केस में हमारे पास ये जवाब ऐसे करके आ रहा है। 26 का डी ऑप्शन ये आंसर है। अच्छा अब देखिए जरा इसके बाद 27th जो आपका सवाल है, 27th में वो कहता है कि जरा गौर कीजिएगा। देखिए 27th में वो कहता है कि अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कहते हैं अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये अब उसने एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है कि इस तरह से हमें यूं करके, तो वही अमोनियम सॉल्ट। अब याद है आपको ये वो भूल जाने वाला रिएक्शन, ठीक है जी, भूल जाने वाला रिएक्शन है। और क्या था वो कि कभी भी आप किसी अमोनियम कंपाउंड को अगर आप ऐड करें किसी एल्कली या बेस के साथ, तो वो सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस बनाता है। ठीक है, और इसका डेल्टा एच उसने बताया हुआ है पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये तो चूंकि एक सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये एक एंडोथर्मिक, ओवरऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वही भूल जाने वाला रिएक्शन था कि जिसमें अमोनियम का कोई भी कंपाउंड किसी बेस या एल्कली से रिएक्ट करवाएं तो वो सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया बनाता है। अब वो कहता है हाउ कैन दिस रिएक्शन बी डिस्क्राइब, प्लस इधर उसने डेल्टा एच इसका पॉजिटिव दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो एक ही डायरेक्शन वाला फॉरवर्ड रिएक्शन ही है। तो ओवरऑल दिस विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो ये एंडोथर्मिक हो। इसका मतलब है ओवरऑल पॉजिटिव आने का मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा थी और एनर्जी रिलीज्ड इन बॉन्ड्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली कम थी। इसीलिए देखो डेल्टा एच का ओवरऑल जवाब पॉजिटिव आया। तो वो कहता है हाउ कैन दिस रिएक्शन बी डिस्क्राइब्ड, ए में कि इट्स अ डीकॉम्पोजिशन, बी में इट्स अ रिडॉक्स, इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब मसला ये है कि ये ओवरऑल तो एंडोथर्मिक है, वरना हम इसी को टिक मार देते। दूसरा ये देखिए, ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन तो हो नहीं सकता। वजह कि डीकॉम्पोजिशन में तो सिंगल, देखो क्विक तरीके भी देखते जाओ साथ साथ, कि डीकॉम्पोजिशन में तो आपके पास अभी ना, ये पहला पेपर है तो मैं आपको एक कोर्स का ऐसे पूरा रिकॉल दे रहा हूँ, अगले पेपर्स में भी यही दूंगा, बट शॉर्टकट्स भी साथ साथ अब आप सीखते जाओ। जाहिर है कंटेंट पता होगा तो शॉर्टकट बंदा खुद भी बना सकता है इसमें। तो डीकॉम्पोजिशन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो दो रिएक्टेंट्स ना हो, एक ही रिएक्टेंट होता है और वो एरो के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है। तो डीकॉम्पोजिशन तो ये है नहीं। दूसरा एसिड बेस रिएक्शन, इसको हम फिलहाल एक्सोथर्मिक तो ये नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये एक्सोथर्मिक भी नहीं हो सकता, ये एंडोथर्मिक है। ठीक है जी, और जरा गौर से देखिएगा कि क्या ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये बेसिकली एक रीडॉक्स रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जरा इसमें कि देखो आपको इसमें अगर वैसे वो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर करोगे तो वो आपको तो एक अलग बात है, बट इसका एक शॉर्टकट देखिए। तो देखिए करना ये है कि आप एक छोटी सी अपडेट जरा लिखो कि यार देखिए ये जो आपका भूल जाने वाला रिएक्शन था ना, ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि देखिए ये एक एल्कली है, तो इसके साथ ये अमोनियम का कंपाउंड आप एक एसिडिक चीज समझ के कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो रीडॉक्स ये, और एक फैक्ट आपने पढ़ा था कि जो जितने भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं ये रीडॉक्स नहीं होते। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ नॉन रीडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जहां भी एक एसिड बेस रिएक्शन होगा इसका मतलब है कि वो एक नॉन रीडॉक्स रिएक्शन है। तो रीडॉक्स तो वैसे ही कट गया। तो इसके लिए आप एक छोटा सा याद रखिएगा कि ये भूल जाने वाला रिएक्शन भी आपका एक एसिड बेस रिएक्शन हुआ करता है। ठीक है जी, तो इस तरह से सी ऑप्शन इसमें आप टिक कर देंगे। अब अगर इसका चेक कर लें आंसर फ्रॉम द बैक, तो देखिए 27th का आपका सी ऑप्शन एसिड बेस रिएक्शन ही बनता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट आज से याद रखिएगा कि भूल जाने वाला रिएक्शन भी एक एसिड बेस रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, कहता है कि देखिए अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स अ प्योर सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट आपको याद है, जब भी वो बेरियम सल्फेट का जिक्र करे तो बच्चों आपको याद आना चाहिए कि बेरियम सल्फेट ही वो वाइट प्रेसिपिटेट था, याद है, जो हमने सल्फेट के टेस्ट में पढ़ा था कि सल्फेट आयंस का टेस्ट, जब भी सल्फेट आयंस की प्रेजेंस को चेक करना हो तो आप इसमें डाला करते थे, we used to acidify with dilute nitric acid and then we used to add aqueous barium nitrate, या फिर आप इसको इसमें ऐड करते थे aqueous बेरियम क्लोराइड।
ठीक है जी। तो या तो इसमें आप डालते थे बेरियम नाइट्रेट या एक्वस बेरियम क्लोराइड। तो वो कहता है कि द स्टूडेंट डिसॉल्व्स 0.1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर, देन एड्स एन एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट। तो वो कहता है कि द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। ठीक है जी। तो अब ये बेरियम क्लोराइड है प्लस सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना रहा है। अब क्वेश्चन ये है, कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो उसने क्या कहा कि प्योर सैंपल हमने बनाना है बेरियम सल्फेट का, स्टूडेंट ने डिसॉल्व किया 0.1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो देखो ये वही बेरियम क्लोराइड की बात कर रहा है। ठीक है, हम दो ये भी डाल सकते थे बेरियम नाइट्रेट बट बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, सल्फेट सोर्स इधर से आ जाएगी और बेरियम क्लोराइड यहाँ से डाला तो वही बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी प्लस NaCl। वो कहता है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए में कहता है 0.1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, 0.1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें वो दुरुस्त कह रहा है। 0.1 मोल, अच्छा देखिए डिजोल्व भी हमने 0.1 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड किया ना, तो अगर इसका 0.1 मोल किया था तो देखिए 0.1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इन वाटर देन एड्स एन एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट। अच्छा, अब ये सोडियम सल्फेट हमने एक्सेस में लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बेरियम सल्फेट आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा अब गौर से देखिएगा कि वो कहता है कि ए ऑप्शन में 0.1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए इधर बैलेंस्ड इक्वेशन में देखो कि इस बेरियम क्लोराइड का 1 मोल 1 मोल सोडियम क्लोराइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे। तो 0.1 मोल्स जो है, देखो ना सिंगल मोल्स आपको 2 मोल्स दे रहे हैं, तो 0.1 मोल्स तो फिर 0.2 मोल्स ऑफ NaCl बनाएगा यूनिटरी कैलकुलेशन से। 0.1 मोल्स ऑफ NaCl तो नहीं बनाएगा। तो ये ऑप्शन तो इसलिए गलत है क्योंकि देखिए यहाँ से 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड आपको 2 मोल्स NaCl दे रहा है, तो 0.1 मोल फिर डबल करके 0.2 मोल्स देगा NaCl का, तो वो तो कह रहा है 0.1 मोल ऑफ NaCl इज फॉर्म्ड। ये गलत है। बी ऑप्शन में कहता है कि अ जायंट आयनिक लैटिस इज प्रोड्यूस्ड। बात तो ठीक है कि ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, तो ये चूंकि एक आयनिक, दोनों ही आयनिक आयनिक बन रहे हैं, तो एक जायंट आयनिक लैटिस इज प्रोड्यूस। तो आयनिक कंपाउंड्स चूंकि फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बात तो कुछ ठीक लग रही है फिलहाल तक कि जी जायंट आयनिक लैटिस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कोई और इससे बेहतर ऑप्शन हो। सी में कहता है आफ्टर फिल्टरिंग द रिएक्शन मिक्सचर बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग द फिल्ट्रेट। देखिए वो कह रहे हैं कि आफ्टर फिल्टरिंग द रिएक्शन मिक्सचर, अब रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास ये भी होगा और एक्सेस इसका थोड़ा बहुत अनरिएक्टेड पार्ट भी होगा। तो जब आप उसको फिल्टर करेंगे तो बेरियम सल्फेट तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन नीचे फिल्ट्रेट में NaCl भी एक्वस है और Na2SO4। देखिए बच्चों सोडियम सल्फेट का एक्वस पार्ट है, इसका भी तो कुछ पोर्शन नीचे देखिए फिल्ट्रेट में, फिल्टर फनल में तो आपका बेरियम सल्फेट ट्रैप हो जाएगा, बट नीचे तो आपके पास सोडियम क्लोराइड आएगा एक्वस फॉर्म में, और साथ साथ जरा गौर कीजिए साथ साथ इसमें सोडियम सल्फेट का एक्सेस पार्ट थोड़ा सा वो भी तो आएगा। तो सोडियम सल्फेट का एक्सेस पार्ट थोड़ा सा ये भी तो आएगा इसमें। तो गौर कीजिएगा कि उसने कहा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आफ्टर फिल्टरिंग द रिएक्शन मिक्सचर बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग द फिल्ट्रेट। नो, देखिए अगर आप डायरेक्ट इस फिल्ट्रेट को क्रिस्टलाइज करोगे तो उसमें तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों की ही क्रिस्टल्स आ जाएंगी। बेरियम सल्फेट तो हमें हासिल करना है, तो उसमें तो फिर वो जरूरत ही नहीं। तो ये सी ऑप्शन इसलिए गलत है। डी में कहता है कि एक्वस सोडियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा बात ये थी कि हमें अगर प्योर सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट बनाना है तो क्रिस्टलाइज इसको करने की तो जरूरत नहीं है, तो इसलिए तो सी, हमें तो सिर्फ बस रेजिड्यू हासिल करना। आगे डी में कहता है कि एक्वस सोडियम सल्फेट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ क्लोराइड। एक्वस सोडियम सल्फेट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ क्लोराइड। अब एक्वस सोडियम सल्फेट को तो यूज करके आप क्लोराइड का टेस्ट नहीं कर सकते ना, वो तो सल्फेट का टेस्ट होगा उससे, तो ये इसलिए गलत। तो 28 में सबसे करेक्ट बात बी ऑप्शन लग रही है, तो 28 का आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। जरिए देख भी लेते, बिल्कुल सही। ठीक है जी।
इस तरह से ये आपका आंसर यूं करके आता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखिए, वो कहता है which pair of reagents is most suitable for the laboratory preparation of copper 2 chloride? Which pair of reagents is the most suitable for the preparation of copper 2 chloride? देखिए आप ये समझें पहले कि कॉपर 2 क्लोराइड सॉल्युबिलिटी रूल लगाओ तो ये एक एक्वस सॉल्ट होती है, यानी ये एक सॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, अगर ये सॉल्युबल सॉल्ट है, वो कॉपर 1 का जो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है वो डिसॉल्व नहीं करता, कॉपर 2 का तो करता है। तो वो कहता है कि which pair of reagents is most suitable for the laboratory preparation of copper 2 chloride? तो ए में कहता है aqueous copper 2 nitrate and sodium chloride। तो देखिए ये तो समझ में आ रहा है कि कॉपर 2 नाइट्रेट और aqueous सोडियम क्लोराइड में जो है वो तो कुछ बात नहीं बनेगी, जरा हम देख लेते हैं। चलिए, कॉपर एंड क्लोरीन। अच्छा, हमने क्या करना है, विच पेयर ऑफ रिएजेंट्स। एक तो याद रखिएगा कि हमें रिएजेंट्स में शुरू में हमेशा एक्वस सॉल्यूशंस भी लिए जा सकते हैं, लेकिन बाकी जरा आप इसमें गौर कीजिएगा कि देखिए इसमें कॉपर एंड क्लोरीन तो डायरेक्ट ये क्या बना देगा आपको, कॉपर प्लस Cl2 गैस जो है वो तो कॉपर 2 क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन हमें जो है वो मोस्ट सूटेबल का पूछा है। जी बिल्कुल सही, तो मोस्ट सूटेबल ये भी ठीक है, लेकिन मोस्ट सूटेबल इसमें ये हो सकता है। अच्छा, कॉपर एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिएक्ट ही नहीं करता, बिकॉज कॉपर जो है वो HCl में हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये तो नो रिएक्शन। ठीक है, तो सी तो हो नहीं सकता। बी अब तक वैसे चले कर लेते हैं, लेकिन आगे देखो, कहता है कॉपर 2 ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब देखिए कॉपर 2 ऑक्साइड सॉलिड लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस लेंगे। आपको याद है ना, इसमें मैंने तरीका बताया था सॉल्ट प्रिपरेशन में कि एक्सेस कॉपर 2 ऑक्साइड डालेंगे हम इस एसिड HCl में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कॉपर 2 क्लोराइड प्लस H2O। तो हम सबसे पहले तो ये वो जो एक्सेस है, याद है एक्सेस कॉपर 2 ऑक्साइड जो अनरिएक्टेड है उसको फिल्टर कर लेंगे, तो हमारे पास रिजल्टिंग सोल्यूशन ये बच जाएगा। फिर इस रिजल्टिंग सोल्यूशन को हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये आपने आधा पानी उड़ा देना है, बाकी जो आधा हाफ है उसको कूल करेंगे। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट वैसे डी वाला ऑप्शन है। अब आप पूछोगे कि जी व्हाई नॉट ए, तो बी भी कुछ हद तक ठीक था, लेकिन मोस्ट सूटेबल उसने बोला है ना लफ्ज। तो अब जरा इसमें देखिए कि एक्वस कॉपर 2 नाइट्रेट एंड एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखिए एक्वस कॉपर 2 नाइट्रेट जो है और सोडियम क्लोराइड जो है, अब इन दोनों का हम जरा पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन होगा भी या नहीं। देखिए ये वैसे तो बहुत रेयर होती है ये बात, लेकिन चले जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इसकी आज सच इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये डायरेक्ट एक फैक्चुअल सवाल था कि हमने अगर कभी कोई इस तरह का सॉल्ट बनाना हो, तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड या मेटल का कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करवा लो, तो ये बेस्ट सबसे अप्रोप्रिएट तरीका। तो इसलिए हमने बेस्ड ऑन दैट फैक्ट हमने डी ऑप्शन को कंसिडर किया। तो ए भी कह लो कि अगर ये रिएक्शन हो या ना हो, तो ये इतना सूटेबल नहीं होगा। मोस्ट सूटेबल का लफ्ज बोला है, तो फिर आप इसमें ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट करें। ठीक है, तो ए को फिर उस लिहाज से देखने की जरूरत भी नहीं। ये वो डायरेक्ट फैक्ट जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड, अब ये देखो ना, मेटल ऑक्साइड्स आपको पता है क्यों रिएक्शन होता है, क्योंकि ये बेसिक होते हैं और ये एसिड था। तो सबसे बेस्ट तरीका था कि आप सॉल्ट प्रिपरेशन में जैसे हमने किया भी था कि कोई भी बेसिक चीज को एसिड में डाल के आप उसको बना सकते हो। बेस्ड ऑन दैट हमने डी को किया। तो फिर बाकी सारे जो तरीके हैं कह लो कि ये एज सच अप्रोप्रिएट इतने ज्यादा नहीं है कंपेयर टू उसके, मोस्ट सूटेबल वही वाला था। तो आप इसका चेक भी कर लो, 29th का डी ऑप्शन होना चाहिए। तो 29th का तो देखिए डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो आंसरिंग जरूर चेक करते रहिएगा अपने पूरे ईयरलीज मॉक करके, तो उसके बाद आपको फिर सही समझ आएगा। 30th क्वेश्चन पे देखिए, कहता है टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर टू ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन सॉल्ट प्रिपरेशन। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 30th में कहता है कि टाइट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर टू मेथड्स यूज्ड इन सॉल्ट प्रिपरेशन, इन विच रो would the salts be prepared by the method stated। ठीक है,
अब देखिए जो टाइट्रेशन मेथड है, ये याद रखिएगा कि हमेशा सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम यूज करते हैं। टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट हम उसके लिए करते हैं, और प्रेसिपिटेशन जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए होती है। तो इस चीज को जहन में रखते हुए आप जरा ये देखिए कि कौन सी इनमें सॉल्युबल सॉल्ट है और कौन सी इनसॉल्युबल। टाइट्रेशन आएगा सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट में सल्फेट का रूल्स लगाइए, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस। कैन में कैल्शियम सल्फेट ही था ना, तो इसका मतलब है कि ये तो आपके पास सॉलिड सॉल्ट यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये ऑप्शन ए तो सिर्फ इसी को देख के कट हो गया। इस टाइट्रेशन तो सॉल्युबल सॉल्ट के लिए होता है, तो ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये एक्वस सॉल्ट है, ये ठीक है सॉल्युबल सॉल्ट है, तो अब तक बी कंसिडर हो सकता है। फिर पोटेशियम क्लोराइड है, आप इसको देखिए कि ये भी एक एक्वस सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये अब तक ये सी ऑप्शन भी हो सकता है। डी में कहता है सोडियम नाइट्रेट, तो ये भी एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब जरा अगले ऑप्शन से देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन में, अब देखिए यानी बी सी डी अब तक तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन अगली ऑप्शन में चेक करो कि मैग्नीशियम क्लोराइड तो एक्वस है, लेकिन प्रेसिपिटेशन में इनसॉल्युबल सॉल्ट होनी चाहिए। अब आयरन 2 सल्फेट तो सॉल्युबल है, तो हमें तो इनसॉल्युबल सॉल्ट चाहिए थी, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। सी में देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड बिल्कुल एक सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट ही है, तो वाकई में ये ऑप्शन तो मुझे मिल गया सी। लेकिन जरा आगे देख लेते हैं डी में कि कॉपर 2 सल्फेट भी ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस में, तो ये आपका तो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो हमें तो इनसॉल्युबल चाहिए था, तो डी इसलिए गलत है। तो सी ऑप्शन 30th का, सी ऑप्शन आपका जवाब है, तो सी 30th का सी। ठीक है जी। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्स थ्री मेन रिएक्शंस। तो देखिए तीन मेन रिएक्शंस थे कि एक सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर यही सल्फर डाइऑक्साइड मजीद ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर यही सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम, वैसे तो बीच में वो हम तीसरा इसने एक रिएक्शन खा लिया हुआ है कि याद है ये इनके दरमियान में एक रिएक्शन होता था कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है पहले शावर करते हैं हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से, तो वो H2S2O7 यानी ओलियम बनाता है। फिर ये ओलियम जो है फर्दर जाके H2S2O7 को हम पानी इसमें डालते हैं तो इट गिव्स H2SO4। लेकिन चलिए उसने एक स्किप मार दिया, तो हम देखते हैं। अब वो कहता है which reactions are oxidation processes and which require the use of catalyst। तो कैटलिस्ट तो आपको सिर्फ रिएक्शन नंबर 2 में चाहिए, तो 2 ओनली या 2 ओनली। ठीक है, याद है इसमें कैटलिस्ट चाहिए होता था, टेम्परेचर इसमें 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है जी, टेम्परेचर इसमें आपको 450 चाहिए। आ गया, सॉरी। तो टेम्परेचर आपको इसमें 450 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, 1 atm प्रेशर चाहिए था, और वेनेडियम 5 ऑक्साइड यानी V2O5 एज ए कैटलिस्ट चाहिए था। तो अब आप गौर कीजिएगा कि इसमें 2 ओनली या 2 ओनली, कैटलिस्ट तो हमें 2 ओनली में चाहिए, यानी या तो ऑप्शन बी आंसर है या डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो ये ए वाला और ये जो आपका ऑप्शन ए है और सी है ये तो गया। अब दूसरा वो कहता है कि किस रिएक्शन, which reactions are oxidation processes। तो देखिए आप एक बात ये देखें कि इन तीनों में आपको दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किस किस जगह पे हो रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से मुराद ये है कि इस रिएक्शन नंबर 1 में भी देखिए सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। आपको याद है उस तरह भी सिखाया गया था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और इस रिएक्शन में भी ऑक्सीजन देखिए ऐड हो रहा है। तो जहां भी ऑक्सीजन ऐड हो उस तरह भी इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। बट इसमें ऑक्सीजन देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही, वाटर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है रिएक्शन 1 और 2। तो जवाब हमें इस तरह मिल गया डी ऑप्शन में कि देखिए ऑक्सीडेशन का एक मीनिंग ये भी था ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप देखिए सल्फर में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये 1 और 2 ओनली, और कैटलिस्ट सिर्फ 2 ओनली में चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है 31 का
अगर आप लुक बैक करें तो 31 का डी ऑप्शन इसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जरा आइए इसके बाद 32 वाले सवाल। 32 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि देखिए, कहता है सम इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इज गिवन। एलिमेंट एक्स एंड वाई एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हमने अभी तक डायटोमिक तो सिर्फ इन्हीं को पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ये जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स। अब वो कहता है कि एक्स एंड वाई दोनों डायटोमिक है। ठीक है, तो फिर कहता है एलिमेंट एक्स हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एलिमेंट वाई। एक्स का कहता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो विच रो शोज पॉसिबल आइडेंटिटीज फॉर एलिमेंट एक्स एंड वाई। अच्छा, अब ये सारे आप देख रहे हो कि ग्रुप 7 वाले हैं, तो आप एक तो ये बात देखिए कि डायटोमिक का मतलब है कि नियॉन और पोटेशियम, ये दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए नियॉन एक मोनो एटॉमिक ग्रुप 8 का मेंबर है। तो ग्रुप 8 मेंबर्स आपको याद है कि वो सारे मोनो एटॉमिक होते थे, और ग्रुप 1 वाले मेटल्स होते हैं तो ये भी मोनो एटॉमिक है। तो सी और डी ऑप्शन तो आप काट दो। उसने कहा कि एलिमेंट एक्स एंड वाई दोनों डायटोमिक, तो अब या तो ये तो सारे ग्रुप 7 वाले। अब ग्रुप 7 का जो ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, आप जरा गौर कीजिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन जो है, इसमें जरा आप लोग गौर करें कि ये जो सारे आपके पास केसेस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले, वो हमें कहता है कि एलिमेंट एक्स हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एलिमेंट वाई। ठीक है, तो अब ये सोचें कि एलिमेंट एक्स और वाई जो है, आपने इसमें ये देखना है, तो गौर कीजिएगा बच्चों कि अब आपको ये बात फैक्ट के तौर पे पढ़ाई गई थी, याद है कि ग्रुप 7 में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप 7 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, याद है वो बढ़ता है। तो अब उसने ये कहा है कि एलिमेंट एक्स एंड वाई दोनों डायटोमिक है, तो इसका मतलब है ग्रुप 7 के ब्रोमीन भी डायटोमिक, ये भी क्लोरीन भी डायटोमिक। बट वो कहता है एलिमेंट एक्स हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाई। एक्स का कहता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, तो ऊपर से नीचे आते हुए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन ए के मुताबिक ब्रोमीन और आयोडीन हो, तो ब्रोमीन अगर एक्स हो और आयोडीन अगर वाई हो, तो वाकई में ब्रोमीन का लेसर बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो एलिमेंट एक्स हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और वाई जो है वो सॉलिड है, तो इसका मतलब है कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये हमें जवाब तो मिल गया वैसे, लेकिन जरा बी को चेक करते हैं कि ब्रोमीन और क्लोरीन, अगर एक्स जो है वो ब्रोमीन हो, देखिए अगर एक्स ब्रोमीन हो तो वाई जो है वो कहता है क्लोरीन होना चाहिए। तो फिर इस लिहाज से तो एलिमेंट एक्स हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एक्स का तो फिर हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वाई अगर इस तरह हो। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बिकॉज वाकई में देखिए एक्स अगर आपका ब्रोमीन हो, तो एक्स अगर ब्रोमीन है और वाई अगर आयोडीन है, तो ये बात ये वाली सेट बैठती है कि देखो दोनों डायटोमिक भी हैं, ग्रुप 7 के मेम्बरान है। दूसरा, एलिमेंट एक्स हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वाकई एक्स का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है और वाई का हायर है। तो ए ऑप्शन 32 का ए हम इधर से कंसिडर कर लेते हैं, तो 32 का ए ऑप्शन ये जवाब होगा। अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट पे देखिए 33 में। 33 वाले सवाल में कहता है कि आयरन इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। आयरन इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, अब आपको आयरन की एक्सट्रैक्शन के रिएक्शंस याद है कि सबसे पहले इसमें कोक, वैसे रिकॉल दे रहा हूँ, एयर के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड मजीद कोक के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जाके आपको हीमाटाइट में, आपको याद है ना, इसमें जो ये रॉ मटेरियल्स होते थे, ये एक तो हम डालते थे इसमें कोक, कोक कहते हैं रेड हॉट कार्बन को। दूसरा हम इसमें डालते थे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का रोल अभी हम देखते हैं कि लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डलता था। और तीसरा एक चीज जो इसमें डलती थी, दैट वाज हीमाटाइट। हीमाटाइट इज दैट ओर
from which iron is extracted. तो hematite is basically a mixture of, आपको याद है ये mixture of Fe2O3 यानी iron 3 oxide and silicon dioxide यानी SiO2. ठीक है जी, ये mixture of iron 3 oxide and SiO2 हुआ करता है। अब आप ये देखिए कि यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना, ये इस हीमाटाइट के मिक्सचर में से सिर्फ Fe2O3 के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता होता था Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद है ये रिएक्शन के कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन सीरीज के मुताबिक, तो ये आके इस आयरन से इसका ऑक्सीजन छीन के डाइऑक्साइड बना लेगा और यहाँ आयरन आपका पिघला हुआ लिक्विड आयरन जो है वो बन के सबसे बेस पे इधर आके सेटल होता जाएगा, जिसको बाद में टैप आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये वो डायग्राम भी आपको याद होगा, इस तरह बनाया था। अच्छा फिर उसके बाद ये तो 3 रिएक्शंस थे ना, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3। अब आयरन की एक्सट्रैक्शन इस स्टेज पे तो खत्म हो गई, लेकिन वो जो चौथा रिएक्शन था कि ये जो लाइमस्टोन हमने डाला था, इस लाइमस्टोन ने क्या करना है कि ये भी साथ साथ डिकम्पोज होगा इंटेंस हीट ऑफ द फर्नेस की वजह से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर क्या करता है कि ये वो बेसिक ऑक्साइड है, याद है, ये उस हीमाटाइट में मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एसिडिक इम्प्योरिटी से रिएक्ट करता था और ये बनाता था CaSiO3, जिसको हम कैल्शियम सिलिकेट या स्लैग बोलते थे। याद आया कुछ? कैल्शियम सिलिकेट या स्लैग। तो ये पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का एक तरह से टॉपिक रिकॉल हो गया। तो इसको हम वो यूज फॉर रोड फाउंडेशंस, ठीक है, यूं करते थे। और इन पूरे में रिएक्शंस में एक यही एक एसिड बेस्ड रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन का, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक होगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाहिद इसमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था, ये इसमें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन था, और बाकी तो आपके सामने रिडॉक्स रिएक्शन था। तो खैर वो कहता है कि अब देखिए which statement about this process is correct। ए में कहता है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। जरा देखिए, तो देखिए इसमें वो कहता है कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात तो सही है कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड यानी कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है ना, या आप यूं भी सोच सकते हो कि कार्बन का इस वक्त चार्ज 0 था और इधर आके 4+ हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का 2- होता है। तो 0 से 4+ होना इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन या इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ए ऑप्शन इस केस में हमारे पास ये जवाब होगा। सेकेंड बी ऑप्शन में देखिए, कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सी कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्रोड्यूस नहीं होता। देखिए थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से तो, कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डीकॉम्पोजिशन से तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनो नहीं। तो ये तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी में कहता है कि हीमाटाइट इज रिड्यूस्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट ना, हीमाटाइट इसको कह रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से तो नहीं रिएक्ट करता। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट तो इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में सिर्फ ब्रेक डाउन करता है, इस आयरन 3 ऑक्साइड यानी हीमाटाइट से तो रिएक्ट नहीं करता। फिर डी में कहता है इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय हॉट एयर। नो, इम्प्योरिटीज इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड थी। याद रखिए इस पूरे हीमाटाइट में ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्ट करती है एज इम्प्योरिटी, और इसको कौन रिमूव कर रहा है? देखो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को वो जो लाइमस्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड आया था वो इसको रिमूव कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है कैल्शियम सिलिकेट यानी स्लैग में। हॉट एयर नहीं करती, हॉट एयर तो सिर्फ कार्बन से रिएक्ट कर रही है। तो ये सारी बड़ी सिंपल बातें हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो फिर ये इजीली हो सकता है। 34th पे आइए जरा। कहता है सम पोल्यूटेंट्स एंटर द एयर बाय नेचुरल प्रोसेसेस।
some pollutants enter the air by natural processes. ठीक है, which natural process release pollutants into the air? Which natural process release pollutants into the air? तो कहता है सम पोल्यूटेंट्स एंटर द एयर बाय नेचुरल प्रोसेसेस। अब आपको पता है कि पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर कौन कौन है, वो पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर के टॉपिक में हमने पढ़े हुए हैं। कहता है व्हिच नेचुरल प्रोसेसेस रिलीज पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। नंबर 1, बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर। देखिए एक चीज याद रखिए कि बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है इट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, और मीथेन गैस भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, तो एनवायरनमेंट में ऐड तो कर रही है। ठीक है, दूसरा कहता है कि लाइटनिंग एक्टिविटी। आपको पता है कि लाइटनिंग एक्टिविटी से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डायरेक्ट नोट्स की बातें देखें कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इसमें शामिल होते हैं। और थर्ड में कहता है वॉल्केनोस। वॉल्केनोस से याद है कि ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में ऐड होता है। तो अब सवाल ये था कि बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर से मीथेन आता है, लाइटनिंग एक्टिविटी से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आते हैं, और वॉल्केनोस से सल्फर डाइऑक्साइड आता था। इनके और एक सोर्स भी था हमारा, लेकिन जरा आप देखिएगा कि वो कहता है कि कौन से विच नेचुरल प्रोसेसेस रिलीज पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर। तो ये तो तीनों प्रोसेसेस से हार्मफुल चीजें आ ही रही हैं एनवायरनमेंट में, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गालिबन। तो 34th का डी ऑप्शन, तो ये 34th का डी, सॉरी मैं 33 वाले का आंसर चेक करना भूल गया, तो वो भी ए ऑप्शन। तो 34th का डी, ये तो सामने सारी चीजें इस तरह से हमने पढ़ी हैं। 35th में कहता है, देखिए कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द पोल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज करेक्ट। कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द पोल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज करेक्ट। पोल्यूशन और प्योरिफिकेशन, कहता है कार्बन इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ना, कार्बन को तो हम उसमें से उस पानी को कार्बन से गुजारते हैं टू रिमूव ओडर्स, स्मेल खत्म करने के लिए, टेस्ट खत्म करने के लिए। डिसइंफेक्ट करने के लिए तो क्लोरीन इस्तेमाल होता है। फिर कहता है डीसैलिनेशन प्रोड्यूसेस ड्रिंकेबल वाटर बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलिए देखते हैं इस पे कि ये क्या बोल रहा है कि डीसैलिनेशन प्रोड्यूसेस ड्रिंकेबल वाटर बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सवाल क्या देखिए, कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द पोल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज करेक्ट। सी में कहता है यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन वाटर हैविंग टू लिटिल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो अब ये एक पोल्यूशन ऑफ वाटर के बारे में करेक्ट बात है ना, कि यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन वाटर हैविंग टू लिटिल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और फिर वो कहता है, तो चलिए ये बात कुछ ठीक तो लग रही है अभी तक। फिर इसमें कहता है कि नाइट्रेट्स फ्रॉम डिटर्जेंट्स रिस्ट्रिक्ट प्लांट ग्रोथ। ये तो देखिए जो नाइट्रेट्स फ्रॉम डिटर्जेंट्स आते हैं, ये तो याद है वो रेन वाटर के साथ डिजोल्व होके चले जाते हैं नियर बाय वाटर बॉडीज में, और नाइट्रेट्स तो एक्ट एज न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। वो जो एल्जी की ग्रोथ के लिए था, तो ये तो बात तो गलत लग रही है। तो 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है कि देखिए उसने कहा था व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द पोल्यूशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज करेक्ट। तो ये बात दुरुस्त है कि यूट्रोफिकेशन रिजल्ट्स इन वाटर हैविंग टू लिटिल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसी की वजह से तो फिर क्या होता है, प्लांट्स जो नीचे अंडर वाटर लाइफ है वो डाई हो जाती है। तो 35 का सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जरा चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए ये आ रहा है आपके पास 35 का सी ऑप्शन। अच्छा अब जरा देखिएगा इसमें 36 पे। 36 पे वो कहता है कि द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ 4 एल्केन्स आर गिवन। द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ 4 एल्केन्स आर गिवन। अब ये उसने दिया हुआ साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल ब्यूटेन, इस तरह सारे, डाइमिथाइल प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह सारे। वो कहता है which two alkanes are isomers of each other। अच्छा आपको नेमिंग से इसमें कंसर्न नहीं होना चाहिए, बट दो आइसोमर्स कहता है कौन है एक दूसरे का। तो देखिए इसमें हम एक काम यूं करते हैं
कि आइसोमर्स वो होते हैं, याद है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। जरा वैसे क्विकली इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं कि देखिए इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, इस साइक्लोब्यूटेन में C4 है और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन C4H8 है। फिर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन हैं, ठीक है जी, और इसमें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C5H12 ये हो रहा है। तो अब कम से कम ये दो तो आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि इनका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट। तो आइसोमर्स के सवाल में पहले आप सारों का वो निकाल लो। अब इसी तरह देखिए इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 कार्बन हैं, ठीक है, और H आपके पास कितना आ रहा है, C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C5H12 यूं आ जाएगा। और फिर इधर से आप देखो 1 2 3 1 2 3 4 4 कार्बन हैं और H जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10 आपके पास ये इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब सवाल ये कहता है which two alkanes are isomers of each other, तो आपको गौर से देखिए इधर तो सामने ही नजर आ रहा है कि फॉर्मूला दोनों में से C5H12 इन दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, और दूसरा देखिए इसमें स्ट्रक्चर में 4 कार्बन के सेकंड नंबर पर लगा हुआ है, और इधर अब 3 कार्बन हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो देखिए स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है 2 और 3 का, और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए 36 का सी। तो समझ आई बच्चों के, देखिए इसका स्ट्रक्चर दोनों का मुख्तलिफ है। इधर 4 कार्बन की चेन में सेकंड पे एक ऊपर कार्बन लगा हुआ है, और इधर 3 की चेन में एक ऊपर कार्बन है और एक नीचे कार्बन। अब जरा देखिए 2 और 3 होगा, तो इसका मतलब है 36 का सी ऑप्शन ये आपके पास आंसर होगा। तो 36 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जरा देखिए कि 37th में वो कहता है कि सी सेज के हाइड्रोकार्बन CXHY undergoes an addition reaction with chlorine. A hydrocarbon CXHY undergoes an addition reaction with chlorine. A second hydrocarbon CPHQ undergoes a substitution reaction with chlorine. अब देखिए अगर आपको ये बात याद है कि CXHY undergoes an addition reaction with chlorine, इसका मतलब है कि फिर ये वाला हाइड्रोकार्बन अगर क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन कर रहा है तो ये यकीनन एक एल्कीन है, याद है, बिकॉज एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद क्लोरीन। और फिर कहते हैं एक सेकंड हाइड्रोकार्बन है CPHQ व्हिच अंडरगोज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CPHQ अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इज एन एल्केन। एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं विद उसके। तो फिर कहता है if x is equal to 4 and p equal to 6, what are the values of y and q? कहता है if x अगर 4 और p 6 है, तो सीधी सी बात है, पहले आपने पहचान लिया कि ये वाला यकीनन एक एल्कीन है और ये CPHQ यकीनन एक एल्केन है, क्योंकि एल्कीन्स ही एडिशन रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ और एल्केन्स ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, ये याद होगा आपको। अब x की वैल्यू 4 दी हुई है, तो देखिए ये अगर CXHY है और x की वैल्यू 4 है, तो फिर ये अगर एक एल्कीन है, CXHY अगर एक एल्कीन है, तो एल्कीन की क्या टेक्निक थी कि 4 का सिंपली डबल करते, तो x अगर 4 है तो y यकीनन फिर 8 होगा। तो ये एल्कीन में सिंपली डबल प्रोसेस है। और CPHQ में देखिए हमें पता है कि CP और HQ में अगर P की वैल्यू उसने दी हुई है हमें 6, तो अगर ये C6 है तो फिर एल्केन होने के नाते ये क्या होना चाहिए, 6 के डबल से 2 ज्यादा यानी 14 होना चाहिए। तो इसमें इसका मतलब है कि y की वैल्यू 8 है और q की वैल्यू जो है वो 14 है। तो y की वैल्यू जो है वो 8 है और q की वैल्यू जो है वो 14 है, तो बी ऑप्शन इसका 37th का बी ये आंसर होना चाहिए। आई होप ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, बिकॉज बातें ये पढ़ी हुई हैं। 37th का बी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए 38th में वो कहता है कि an organic compound has an empirical formula C2H4O. What could this compound be?
देखिए अब ये बड़ी आसान सवाल होता है कि कहते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H4O है, तो कहता है कौन सा कंपाउंड इनमें से ये हो सकता है। तो जरा चलें हम इनके पहले ओरिजिनल फॉर्मूलाज बनाते हैं। देखिए ब्यूटेनोइक एसिड जो है उसका आपको पता है कि C3H7COOH है। अच्छा, इसके फॉर्मूला को मैं अगर कन्वर्ट करूं उस शक्ल में कि देखिए इसमें टोटल 3 और 1 4 कार्बन है, क्योंकि इसने भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है ना, टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन। तो मैं भी इसको उसी फॉर्मेट में ले जाता हूँ कि ये 3 कार्बन और 1 ये 4, तो C4 हो गए, और H7+1 8 हो गए। ठीक है, C4H8, और ऑक्सीजन 2 हैं तो मैं इनको O2 लिख लेता हूँ। अब ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना इस फॉर्मेट में कि टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, असली फॉर्मूला तो यही होता है। बट इसी को अगर हम इस फॉर्म में चेंज कर दें कि टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन, टोटल ऑक्सीजन, तो अब इसमें से आप देखिए अगर आपने वो निकालना हो C4H8O में से, देखिए इनको सबको अगर आप डिवाइड बाय 2 करें, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आपके पास आएगा C2। देखिए C2 हो जाएगा, ये H4 हो जाएगा, और ये 1, तो C2H4O। तो देखिए हमें जवाब तो कुछ मिलता जा रहा है कि ये फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसी का तो हो सकता है। तो चलिए जरा देखते हैं। वैसे फिलहाल इस तरह के केसेस में तो चलो आपको डायरेक्ट ही मिल गया हुआ आंसर, ए इज द आंसर। लेकिन अगर आप बाकी चेक कर लें, जस्ट टू चले क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ब्यूटेनॉल C4H9OH है ना, तो अब जरा देखिए इसमें टोटल कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 10 हैं, 9+1 10, और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और एम्पिरिकल भी यही होगा, तो वो इससे मैच तो नहीं करता, इसका मतलब है बी नहीं हो सकता। एथेनोइक एसिड में देखिए ये CH3COOH है, तो आप चेक करें कि इसमें 2 कार्बन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन हैं। तो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा CH2O। तो ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आप देखें ना, सबको डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो इसका ये बनता है, जबकि हमें तो ये चाहिए, इसलिए ये सी भी नहीं हो सकता। और डी में एथेनॉल में C2H5OH जो है, अब देखिए इसमें कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 5+1 6 है, और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका तो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल भी यही सेम है, बिकॉज इसको मजीद किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर ए ऑप्शन इस केस में जवाब है हमारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। जरा आप चेक भी कर लें, 38 का ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा आइए 39 के ऊपर। 39 में बच्चों कहते हैं देखिए द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर इज शोन। अब आपको ये पॉलीमर का पार्शियल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, कहता है व्हिच मोनोमर्स कुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर। तो आप जरा देखिए इसमें एक रिपीटिंग यूनिट क्या यही वाला नहीं आ रहा, ये एक रिपीटिंग यूनिट है, क्योंकि देखो ये शक्ल बिल्कुल इससे मैचिंग ही है, एग्जैक्ट। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, C2H5 C2H5 CH3 CH3। तो इसका मतलब है कि ये उसका एक रिपीटिंग यूनिट है, और अगर एक ये रिपीटिंग यूनिट है तो इसमें सिर्फ आप डबल बॉन्ड बीच में डाल, तो ये पॉलीमर है तो इसी एक रिपीटिंग यूनिट का डबल बॉन्ड सिर्फ डालना। तो ये कौन सा होगा, सी एग्जैक्टली इस शक्ल का अगर हम यहाँ बनाएं तो ये होगा C डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये Cl आ जाएगा, और ये C2H5 आ जाएगा, और ये आपके पास CH3 आ जाएगी। तो अगर गौर किया जाए तो ये आपके पास पूरा एक शक्ल बनती है। तो देखें C डबल बॉन्ड है इनमें दोनों में, ये वाला H ऊपर है एक तरफ, H ऊपर है, Cl इधर है, और इधर CH3 ऊपर है और C2H5 नीचे है। तो फर्क तो नहीं पड़ता कि ये स्वैप अराउंड भी हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये विच मोनोमर्स कुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर, एक ये 1 वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 वाला भी हो सकता है, और दूसरा देखते हैं कि इसमें देखिए ये तो, अच्छा ब्रांचिंग अलग अलग लगी हुई है, तो ये अब ध्यान करना कि देखो ऊपर नीचे ये हो सकते हैं, बट स्वैप उस तरह नहीं हो सकते कि उधर चला जाए इधर चला जाए। तो सेकंड वाले में देखिए ये डबल बॉन्ड तो है, और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है जी, और इसमें देखिए यहाँ पे ये Cl, इधर CH3 है, जबकि Cl के साथ ऊपर H होना चाहिए,
CH3 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है फिर ये नहीं हो सकता, और थर्ड वाला तो इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें 1 2 3 4 कार्बन तो नहीं है, एक रिपीटिंग यूनिट है, तो यही शक्ल मोनोमर की 1 से ही मैच करती है। तो इसका मतलब है कि 1 ओनली हमें यही शक्ल नजर आ रही है। तो 39 का आप ऑप्शन ए देख लीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर जरूर एक दफा कंसल्ट करते रहेंगे हम। 40th क्वेश्चन में कहता है कि X is a polymer formed by a condensation reaction. X contains nitrogen. कहता है X एक पॉलीमर है which is formed by a condensation reaction. X contains nitrogen. Which statements about X are correct? अच्छा, अब X एक पॉलीमर है जो कंडेंसेशन पॉलीमर से बना, और X में नाइट्रोजन भी है, तो इसका मतलब है कि ये तो वही वाला है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये और ये वाला। ठीक है, तो वो कहता है कि which statements about X and Y are correct? तो X could also contain oxygen। अब देखिए X बिल्कुल कंटेन ऑक्सीजन हो सकता है, तो ये बात तो सही है। फिर सेकंड में कहता है कि X could be स्टार्च। नहीं, स्टार्च में तो देखिए नाइट्रोजन नहीं होता, स्टार्च में तो ऐसे होता है बॉक्स ऑक्सीजन, वो तो ये होता है, ये नहीं हो सकता। स्टार्च वही कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल को ही कह रहा है। थर्ड में कहता है एक्स कुड हैव द सेम लिंकेजेस एज प्रोटीन्स। बिल्कुल, कि देखो ना, नाइलॉन और प्रोटीन्स दोनों में ये लिंकेज होती है, बात तो ठीक है। और फिर कहता है एक्स कुड बी फॉर्म फ्रॉम वन मोनोमर और टू डिफरेंट मोनोमर्स। तो ये भी सही बात है कि वो एक से या दो डिफरेंट मोनोमर्स से बनाया जा सकता है। तो 1 3 और 4 वाली बात दुरुस्त है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका पेपर कंप्लीट होता है जो हमने उस दिन किया था फॉर द सेक ऑफ कोर्स रिविजन। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लैरिटी से अब समझ आएगा। तो वो जो नेक्स्ट पेपर में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।